आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रस्तावना का क्या महत्व है, प्रस्तावना के बारे में सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्णय रहे हैं, प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया है। तो प्रस्तावना से और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उन पर भी डिस्कस किया जाएगा हम लोग। तो इसके पहले हम लोगों ने संविधान की थोड़ी सी देखी है, ऐतिहासिक भूमिका क्या है या संविधान का संवैधानिक विकास क्या है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा है कुछ संविधान से संबंधित जो स्रोत हैं उनको हम लोग डिस्कस किया है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा है कि संविधान का जो भाग हैं, सूचियां हैं, मतलब अनुसूचियां हैं और कुछ प्रमुख आर्टिकल्स हैं, इनके बारे में डिस्कस किया है हम लोगों ने अभी तक। और उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा देखा है, हालांकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग एक अलग टॉपिक में करेंगे। तो देखिए, जो मैं आपको ये भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था के बारे में जो हम लोग का लेक्चर चल रहा है, इसको सबसे पहले तो हम लोग को ध्यान यही रखना है हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसके पहले हम लोगों ने संविधान के स्रोत के बारे में डिस्कस किया हुआ है और इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है भारतीय संविधान के जो भाग हैं, जो अनुसूचियां हैं और प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में हम लोग तब तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी 2024 के प्री में कुछ दिन बाकी हैं। ठीक है, तो इसके एक कर सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं या कुछ चीज़ें आपको जो नहीं क्लियर हैं उनको आप देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो 2025 में प्री देने वाले हैं या कि 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर 2024 में जो मेंस देने की स्थिति में हैं, वो लोग बहुत ध्यान से पढ़ते रहें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते रहें। देखिए, कोई भी चीज़ होता है ना, हम इस किसी चीज़ की, देखिए ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग के बीच में एक मानसिकता आती ही रहती है पढ़ते समय या कोई भी काम करते समय कि मैं ये काम क्यों करूं भाई, मुझे इससे क्या लाभ है। लाभ होगा तभी कोई काम किया जाएगा। ठीक है, वो समझ में आता है कि निष्काम कर्म करना चाहिए, सैद्धांतिकता यही है, लेकिन व्यवहार क्या है वो यही है कि हमें निष्काम कर्म तो करने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन जब तक सकाम नहीं सोच होगी तब तक निष्काम कैसे कोई कर सकता है। ठीक है, तो ये दिमाग में बना के रखना है कि हमें भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था क्यों पढ़नी है भाई। पढ़नी इसलिए है कि इससे क्वेश्चंस आते हैं। कहाँ आते हैं? प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। साथ में जो पर्सनालिटी टेस्ट है जिसको हम लोग इंटरव्यू करते हैं, वहाँ पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका इंपॉर्टेंस तो है और बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था की। ठीक है, तो एक चीज़ करना है हमको कि हमको इसके साथ साथ नोट्स भी बनाते चलना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की भी एनालिसिस करनी है। ठीक है, विदाउट एनालिसिस अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी समय को और अपनी ऊर्जा को जाया करते रहेंगे। तो इससे हमको बचना है। ठीक है, तो अभी तो मैं क्लास आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था की कुछ क्लासेज हो जाएंगी, तो फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करेंगे। और आप विश्वास मानिए कि जो लोग ये समझते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि कमीशन तो क्वेश्चन की रिपीटेशन करता नहीं है। ठीक है, कमीशन और क्वेश्चन की रिपीटेशन नहीं करता उतना ज़्यादा, बट टॉपिक्स की रिपीटेशन तो होती है ना। तो क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर का सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक्स को भी हम लोग कवर करते हुए चलते हैं। तो याद रखिएगा कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये तो ठीक है, अच्छा पढ़ना ही है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जो सॉल्व करेंगे तो ये जो हमने पढ़ा है ये और इफेक्टिव होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में बना के रखना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो आज का देखते हैं कि आज के लेक्चर के हाइलाइट्स क्या क्या हैं। पहले उसको देखते हैं कि हाइलाइट्स क्या क्या है। हाइलाइट्स का मतलब यही है कि हम लोग ये देखेंगे कि भाई आज के टॉपिक में या आज के लेक्चर में हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हाइलाइट्स में क्या है कि
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आए हैं इस टॉपिक से। फिर देखेंगे प्रस्तावना, हमारे संविधान की प्रस्तावना, जो उद्देशिका है ये क्या है, ठीक है, जो संविधान में लिखा गया है उसको अक्षरशः देखेंगे। फिर देखेंगे इस प्रस्तावना की व्याख्या, जो इसमें कहा गया है प्रस्तावना की, उन शब्दों की या उन जो आदर्शों की व्याख्या करेंगे हम लोग। फिर देखेंगे कि प्रस्तावना का महत्व क्या है, इस प्रस्तावना का क्या महत्व है। फिर देखेंगे कि प्रस्तावना की स्थिति क्या है। स्थिति का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों में प्रस्तावना की स्थिति को स्पष्ट किया है, तो देखेंगे कि किन किन वादों में प्रस्तावना के बारे में सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या कथन है। फिर देखेंगे कि जो हम लोग आज अध्ययन करेंगे इसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया है और ये कब आया है, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, भारत के संविधान की उद्देशिका। अब उद्देशिका के बारे में कुछ दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन सही है इसी को हमको ध्यान रखना है या इसी को टिक करना है। तो देखिए यहाँ पे ना इस प्रश्न का उत्तर सॉल्व कराना या उत्तर देना यहाँ पे प्रमुख उद्देश्य नहीं है। मेन उद्देश्य है कि क्वेश्चन को देखें, इसके आधार पर समझें कि इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमको इस तरह से फोकस करके पढ़ना है, ठीक है। और यही देखिएगा कि सिर्फ इसी पर मत फोकस हो जाइएगा, ये देखिएगा कि कितनी डेप्थ से सवाल आते हैं, कितने डाइवर्सिफाइड होते हैं। तो हमारा इस जो तरीका है पढ़ने का या समझने का वो उतना ही डाइवर्सिफाई होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो पहला ऑप्शन है संविधान का भाग है। किसके बारे में है, उद्देशिका के बारे में है कि यह संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग रखता है, ठीक है। और डी ऑप्शन है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ये चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैं आंसर बता सकता हूँ कि कौन सा आंसर होगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन, देखिए चारों ऑप्शन हैं बहुत अलग अलग, लेकिन इनको अगर नहीं पढ़े हैं सही से तो आपको लगेगा कि एक ही टाइप की तो बात की गई है या लगभग दो तरह की बातें की गई हैं चारों ऑप्शन में, तो कन्फ्यूजन का लेवल बढ़ता जाएगा। देखिए यूपीएससी को निकालने के लिए ना सबसे अच्छा है कि अपनी कन्फ्यूजन को जितना कम से कम कीजिए आप, क्लियरिटी जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगी, एक्यूरेसी जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो कोशिश यही करना है कि हम पढ़ें तो उसमें एक्यूरेसी का कितना पॉइंट है, परसेंटेज एक्यूरेसी की बढ़ती जानी चाहिए, ठीक है। हमारी इंटेंसिटी या डेप्थ इस लेवल का हो, और वो कहाँ से आएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लगातार देखने से, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें जो आए हुए हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, ठीक है। अब ये प्रियम्बल के ही शब्दों को उठा कर दिया है कि भारत की संवैधानिक स्थिति क्या थी। अब 26 जनवरी 1950 को क्या था, यहाँ से संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। तो पहला है लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है बैठा, लेकिन इसमें कुछ और भी जुड़ा होना चाहिए। तो क्या था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, ये भी हो गया। फिर है सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सी ऑप्शन है। डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किए गए हैं, संविधान में जोड़े गए हैं, ठीक है। 1976 द्वारा क्या किए गए हैं, संविधान में जोड़े गए हैं। अब ये संविधान में जोड़े गए 1976 द्वारा वो कौन कौन से शब्द हैं, तो उसमें तो यही एक है, जैसे पंथ निरपेक्ष हो गया, ठीक है, फिर समाजवादी शब्द हो गया और एक शब्द और जोड़ा गया है, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, अखंडता। तो याद रखिएगा कि ये शब्द जो हैं, जो तीन शब्द जोड़े गए हैं, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। तो ये इसमें सी ऑप्शन में तो पंथ निरपेक्षता आ गई है, डी ऑप्शन में समाजवादी आ गई है, और ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये ऑप्शन सही। यहाँ पे आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया हुआ है। अब कोई होगा जो सोचेगा कि ए ऑप्शन तो है ही, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, लेकिन भाई उसके आगे भी तो कुछ किया गया है, ठीक है। अब इसमें तो उससे भी बढ़ के दिया गया, लेकिन ये दोनों शब्द जो दोनों ऑप्शन में आए सी और डी में, ये थे ही नहीं। तो इसको मतलब है इस तरह से भी देखना है हमको, ठीक है, कि संविधान की
प्रारंभिक स्थिति में क्या था, बाद की स्थिति में क्या हो गया प्रेम्बल में। ठीक है, फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत, यहाँ पे मत का मतलब है कि उनके आदर्श निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होते हैं। पहला है उद्देशिका, दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा है मूल कर्तव्य। तो देखिए मूल कर्तव्य यहाँ पर तो मौलिक संविधान में था ही नहीं, जो प्रारंभिक संविधान था उसमें था ही नहीं। ये कब किया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये लाया गया है। ठीक है, भाग 4 क में। तो ये चीज़ है। अब जाहिर सी बात है कि संविधान निर्माताओं के अगर उद्देश्य को देखा जाए तो ये कहाँ, उद्देशिका में भी दिखता है, मूल अधिकार में भी दिखता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी दिखता है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, तो उद्देशिका है। क्योंकि उद्देशिका को अगर इलाबोरेट करेंगे तो पूरा संविधान हमारे सामने खुल जाएगा, क्योंकि उद्देशिका के ही उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए या उद्देशिका में जो आदर्श वर्णित किए गए हैं उन्हीं को प्राप्त करने के लिए पूरे संविधान की व्याख्या की गई है। तो यही चीज़ है, यही कारण है कि हम लोग क्या बोलते हैं, उद्देशिका क्या है, संविधान की आत्मा है। ठीक है, हालांकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि जो संवैधानिक उपचार यानी कि अनुच्छेद 32 है वो संविधान की आत्मा है, बट अलग अलग विद्वानों ने उद्देशिका को भी माना है, क्योंकि उद्देशिका में क्या है, पूरे संविधान की झलक मिलती है। और जो संविधान निर्माता थे, ठीक है, या संविधान सभा का जो उद्देश्य था वो कहाँ प्रतिबिंबित होता है, उद्देशिका में ही प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देना उद्देश्य नहीं है हम लोग का, यहाँ पे ये देखना उद्देश्य है कि कोई किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग का टॉपिक शुरू होता है यहाँ से। तो संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, अब इसको देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे संविधान की प्रस्तावना आती है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया हुआ था, भारत का जब संवैधानिक विकास हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस किए हुए थे कि भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। और इसको पारित कब किया गया, 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत, यानी कि इसको पारित कर दिया गया। पारित, ठीक है, स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में इसको फिर परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, कब, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था उद्देशिका का स्वरूप, जो उद्देश्य प्रस्ताव थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत। और इसको स्वीकृति कब मिली, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिल गई। अब देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का विचार है ये USA, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, से लिया गया है प्रस्तावना का विचार, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो यहाँ पे याद रखना है, क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए या हमारे कॉन्सेप्ट में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, संविधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या ली गई है, भाषा ली गई है प्रस्तावना की, और प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, USA, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा व संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, ये चीज़ समझ लीजिए, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रस्तावना क्या है। तो देखिए इसी प्रस्तावना का ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रस्तावना है, जिसकी शुरुआत हम भारत के लोक से होती है और इसका समापन होता है आत्मार्पित करते हैं, ये पूरा जो यहाँ तक का प्रस्तावना है, इसी प्रस्तावना की आज हम लोग व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो प्रस्तावना में क्या है, हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग, एक ये हो गया, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक ये हो गया, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, जिसको पंथ निरपेक्ष कहा जाता है, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, ठीक है, तो न्याय कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का हो गया। कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे स्वतंत्रता, दूसरा आदर्श क्या हो गया, स्वतंत्रता। पहला आदर्श क्या हो गया, न्याय हो गया, जो 3 प्रकार की है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की होगी, तो पहला है विचार की, अभिव्यक्ति की, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता व उपासना की। ठीक है, यहाँ पर अभिव्यक्ति, तो विचार आदमी करेंगे, हम सोचेंगे, फिर उस विचार को क्या करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे, और हमें जो पसंद होगा उस धर्म को हम अपनाएंगे
और हमारा विश्वास क्या होगा इसके लिए भी हम स्वतंत्र हैं, और हम किस पद्धति से उपासना करेंगे इसके लिए भी हम स्वतंत्र हैं। यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया, जिसमें विचार है, उन विचारों की अभिव्यक्ति है, फिर अपने विचार के अनुसार या अपने आस्था के अनुसार धर्म का अनुसरण है, फिर उस धर्म में विश्वास है, और उसकी कैसे उपासना करनी है इसकी भी मुझे स्वतंत्रता होगी। यानी कि 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है, प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो यहाँ समानता कैसी होनी चाहिए, प्रतिष्ठा की समानता होनी चाहिए और अवसर की समानता होनी चाहिए। यानी कि 2 प्रकार की समानता आदर्श हो गया यहाँ पे। समानता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए जो यूपीएससी का ट्रेंड है, ठीक है, उसमें हमें प्रेम्बल याद होना चाहिए। अगर नहीं याद रहता है तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा मिसिंग हमारे लिए होगा। तो प्रेम्बल याद कर लीजिए, और कोई बहुत कठिन नहीं होता है। और ना याद कीजिए, ठीक है, मत याद कीजिए, कम से कम इस तरह से याद तो हमारे दिमाग में होना ही चाहिए प्रेम्बल, कि अगर क्वेश्चन आता है तो हम इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि मैंने देखा है यूपीएससी में भी क्वेश्चन को कि वो इस तरह से अरेंज करता है, और कई स्टेट कमीशन में मैंने देखा है जब क्वेश्चन देख रहा था प्रीवियस ईयर के, तो वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे सीधे सीधे पूछ लिया कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो यूपीएससी में भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। और एक अरेंजमेंट भी होता है कि शब्द कैसे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जिसको पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाला। अब ये शब्द भी क्रमशः पूछ सकता है, तो थोड़ा सा एक आध बार तो हमको दिमाग में अच्छे से बिठाकर पढ़ना ही होगा प्रेम्बल को, संविधान की प्रस्तावना को। चलिए अब इसी प्रस्तावना की तो हम लोग देख लिए कि क्या क्या बात की गई है। अब इस प्रस्तावना में जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, जो वाक्य यूज किए गए हैं, छोटे छोटे या शब्द यूज किए गए हैं, उनकी व्याख्या हम लोग करते हैं कि क्या है ये। जैसे हम भारत के लोग, शुरुआती हुई हम भारत के लोग, तो इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है कि संविधान का मूल स्रोत कौन है, भारत की समस्त जनता है। संविधान का मूल स्रोत कौन है, भारत की समस्त जनता है। ठीक है, और यही शक्तियों का क्या है, केंद्र बिंदु है। यानी कि संविधान में जो भी प्रबंध किए गए हैं, इसके पीछे ताकत किसकी है, भारत की समस्त जनता, यानी कि भारत के नागरिकों की ताकत है। क्योंकि संविधान का निर्माण किसने किया है, भारत की जनता ने किया है। क्यों किया है, अपने ऊपर शासन करने के लिए किया है, या शासन की विधियों के लिए किया है कि हम अपने ऊपर शासन किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए क्या किया गया, भारत की जनता ने संविधान का निर्माण किया गया है। दूसरा शब्द आता है यहाँ पे संपूर्ण प्रभुत्व, या संपूर्ण प्रभुत्व, जो किसको बोलते हैं, संप्रभुता। सॉवरेनिटी क्या है, सॉवरेन क्या है, तो इसमें देखिए क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आशय है कि भारत अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में किसी विदेशी शासन या शक्ति के अधीन नहीं है। यानी कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में, मतलब अपने इंटरनल अफेयर, जिसको बोलते हैं कि आंतरिक मामले, जो देश में शासन प्रशासन चल रहा है इस मामले में, और जो भारत की वैदेशिक नीति है, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर, इन दोनों मामलों में क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र है। वो किसी भी देश, बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है, या किसी भी बाहरी शक्ति का प्रतिबंध भारत पर नहीं है। तो ये चीजें लिए। लेकिन आज के समय में क्या व्यवहारिक, एक तो सैद्धांतिक बात होगी, व्यवहारिक रूप से देखते हैं कि क्या कोई आज के समय में कोई ऐसा देश है जो पूरी तरह से संप्रभु हो, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आबंध न हो, या कोई नैतिकता न हो, या कोई किसी प्रकार से बंधन न हो। तो ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया के सारे देश किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते से बंधे हुए हैं, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके सदस्य हैं। जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कौन हो गए, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, विश्व बैंक हो गया,
विश्व व्यापार संगठन हो गया, या इस तरह के जितने भी संगठन हैं, या कोई देश नहीं भी इनसे जुड़ा है तो कम से कम अपने पड़ोसियों से कोई समझौता तो किया है, किसी क्षेत्रीय संगठन का, जैसे सार्क हो गया, ठीक है, आसियान हो गया, ठीक है, यूरोपियन यूनियन होगा, इस तरह के संगठन से तो जुड़ा होगा, ठीक है। तो इस रूप में देखा जाए तो दुनिया का कोई भी देश 100% संप्रभु नहीं है, लेकिन इसकी सदस्यता इस रूप में है कि वो ऐच्छिक है उसके लिए। तो जानबूझकर अपनी सदस्यता, अगर वो संप्रभुता में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करता है तो उसकी संप्रभुता में किसी प्रकार की कमी नहीं होती है, व्यवहारिक रूप से ये भी देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यूएनओ क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ, वह राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ है कि सदस्यता भारत की संप्रभुता किसी भी रूप में सीमित नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि यह पूर्णतः स्वैच्छिक है। भारत इन संगठनों का सदस्य स्वैच्छिक आधार पर है, ना कि किसी बाह्य दबाव के आधार पर है। तो इसका मतलब है कि भारत इन संगठनों का सदस्य है या उनकी नीतियों को मानता है तो ये भारत की स्वेच्छा है कि माने, तो इसलिए भारत के ऊपर कोई बाहरी दबाव नहीं है। फिर अगला शब्द आता है समाजवादी, सोशलिस्ट। इसका मतलब है, देखिए समाजवादी शब्द जो हमने बताया, समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है। तो देखिए समाजवादी होता क्या है, समाजवादी दो विचारधाराएं चलती हैं। एक होती है मार्क्सवादी विचारधारा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा, या साम्यवादी विचारधारा, जो क्या करती है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को या जो आर्थिक अधिकार हैं उनको नहीं चाहती। वो चाहती कि हर काम राज्य करे, यानी कि व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करे और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रतिफल पाए। तो समाजवादी विचारधारा जो है वो इस विचारधारा को नहीं मानती है, मार्क्सवादी विचारधारा को। मार्क्सवादी विचारधारा क्या करती है कि सब कुछ राज्य करे, सारी शक्तियां राज्य के पास हों, सारे संसाधन राज्य के अधिकार में हों, व्यक्ति सिर्फ क्या करे, कार्य करे और अपनी आवश्यकता अनुसार लाभ ले। हालांकि यही नहीं मार्क्सवाद है, यहाँ पे बहुत शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूँ। मार्क्सवाद भी बहुत अच्छी विचारधारा, विस्तृत है। फिर एक दूसरी विचारधारा है मार्क्सवाद के विपरीत, जो पूंजीवाद है। पूंजीवाद क्या कहता है कि देखिए सरकार सिर्फ जो है पुलिस स्टेट के रूप में रहे, वो कानून व्यवस्था देखे, बाकी जो कार्य हैं वो खुद मार्केट करे, बाजार करे, और बाजार की जो अदृश्य शक्तियां हैं, मांग और पूर्ति, वो समस्त अर्थव्यवस्था को संतुलन में रखेंगी। उत्पादन, वितरण सब वही करेंगी बाजार। लेकिन जो मार्क्सवादी है वो कहता है कि नहीं, उत्पादन और वितरण अगर बाजार के हिस्से में कर देंगे तो इससे क्या होगा कि पूंजीपति वर्ग सर्वहारा वर्ग का शोषण कर लेगा। उनका ये मानना था। तो जो समाजवादी है क्या करती है कि एक ऐसे मध्य मार्ग को अपनाती है। वो कहती है भाई देखो, साम्यवादी जो विचारधारा है इसको हम नहीं अपना सकते। मार्क्सवादी विचारधारा हिंसा को प्रोत्साहित करती है, हिंसा को बढ़ावा देती है, तो हम हिंसा को नहीं मान सकते। और मार्क्सवादी विचारधारा क्या करती है, क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहती है। और ये क्रांतिकारी परिवर्तन किसके माध्यम से होगा, क्रांति के माध्यम से। और ये क्रांति कैसे हो सकती है, हिंसक हो सकती है। तो जो समाजवाद है वो कहता है कि नहीं भाई, हम ऐसी विचारधारा को नहीं अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तन लाएंगे। हम ड्रास्टिक परिवर्तन नहीं लाएंगे, क्रांति के माध्यम से नहीं लाएंगे। हम किसके माध्यम से लाएंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से लाएंगे। उत्पादन में राज्य का पूर्णतः कंट्रोल हो या बाजार का पूर्णतः कंट्रोल है, हम इन दोनों अतिवादी विचारधाराओं को हटाते हैं, हम मध्य मार्ग को अपनाते हैं। तो यही समाजवाद है, ठीक है। तो देखिए समाजवादी जो शब्द जोड़ा गया, यह लोकतांत्रिक समाजवाद है। कौन, भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करती है, ठीक है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक साथ मौजूद रहते हैं। अब देखिए जो सार्वजनिक क्षेत्र है इसकी अतिवादिता कहाँ है, मार्क्सवाद में है। और जो निजी क्षेत्र है इसकी अतिवादिता कहाँ है, मतलब सिर्फ निजी क्षेत्र रहेगा, वो कहाँ है, पूंजीवाद में। तो भारत कहता है कि नहीं भैया, हमको ऐसा नहीं चाहिए, ना तो हमको समाजवाद चाहिए, साम्यवाद चाहिए, और ना हमें पूंजीवाद चाहिए, हमें दोनों के बीच का मार्ग चाहिए, ठीक है। तो यही कहते हैं समाजवाद, जो लोकतांत्रिक परिवर्तन की प्रणाली को अपनाता है, ठीक है। भारतीय समाजवाद हिंसा व अतिवाद को त्याग कर मार्क्सवाद व गांधीवाद का समन्वय करता है। अब मार्क्सवाद क्या है भाई, मार्क्सवाद भी कहता है कि समाज में समानता स्थापित करना है। मार्क्सवाद ये कहता है कि समानता स्थापित करना है। गांधी जी क्या कहते हैं, सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। तो यहाँ मार्क्सवाद की समानता की विचारधारा को तो लिया गया है, लेकिन यहाँ मार्क्सवाद की हिंसा की विचारधारा को या अतिवाद या ड्रास्टिक चेंज की जो विचारधारा है उसको छोड़ दिया गया है। और गांधीवाद की क्या किया गया है, यहाँ पर व्याख्या की गई है कि सत्य हिंसा को छोड़ते हुए परिवर्तन किया जाए, हृदय परिवर्तन किया जाए। तो इस विचारधारा को हमने यहाँ पर स्वीकार किया। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला शब्द हम लोग का क्या है,
पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता क्या क्या मतलब है, जिसको सेक्युलर बोलते हैं। तो देखिए इस अवधारणा को भी, पंथ निरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता दोनों अलग अलग शब्द हैं, हालांकि हमारे यहाँ कॉमनली उसको यूज कर लिया जाता है दोनों को, पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता। लेकिन भारतीय परिस्थितियों में धर्म निरपेक्षता उतना एप्रोप्रिएट है, सूटेबल नहीं है, यहाँ पे पंथ निरपेक्षता ज़्यादा सूटेबल है। देखिए धर्म निरपेक्षता शब्द आया कहाँ से, ये पश्चिम की अवधारणा है। धर्म निरपेक्षता, हमारे भारत में पंथ निरपेक्षता शब्द ही एक एप्रोप्रिएट है। धर्म निरपेक्षता क्यों आया कि देखिए क्या हुआ था कि मध्यकाल में जो यूरोप था, यहाँ पे जो चर्च था और जो पादरी थे, इनकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और धर्म के अगेंस्ट कोई भी बात ना चर्च स्वीकार करता था और ना पादरी वर्ग स्वीकार करता था, और विज्ञान को इसीलिए डिमोलिश कर दिया गया था, अंधकार युग था। तो वहाँ पे क्या था ना कि चर्च और पादरी की इतनी शक्तियाँ थीं कि राजा जो था वो भी सामान्य प्रशासनिक कार्यों को नहीं कर पाता था, क्योंकि चर्च और पादरी की बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थीं और ये हस्तक्षेप करते थे। तो पश्चिमी यूरोप के लोग सामान्यतः धीरे धीरे इस अवधारणा से ऊब गए, और धीरे धीरे जब वहाँ पे पुनर्जागरण हुआ, रिनेसा हुआ, विज्ञान, बौद्धिकता, ठीक है, तर्कवाद, इनका विकास हुआ, तो धीरे धीरे लोगों ने देखा कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे जीवन के प्रोग्रेस में सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, बाधा क्या हैं। तो उन्होंने देखा कि ये जो धर्म है ना, इस धर्म की मान्यताएं बहुत रूढ़िवादी हैं और ये अतार्किक है, और हमारे समाज में या हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी जो प्रगति होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रही है। तो ये धर्म ही सबसे ज़्यादा इंटरफेयर किया हुआ है, और ये धर्म क्या है, प्रशासनिक मामलों में भी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई ऐसा करो कि इस राज्य से, मतलब राज्य का सामान्य जो प्रशासन है उससे धर्म को अलग कर दो, धर्म जो है राज्य के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप न करे। तो उन्होंने कहा कि जो राज्य है या जो प्रशासन शासन है इससे धर्म को अलग कर दो। तो उन्होंने कहा कि राज्य कैसा होना चाहिए, वो धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। धर्म निरपेक्ष का मतलब है कि धर्म का उद्देश्य अलग है और राज्य का उद्देश्य अलग है, दोनों एक दूसरे के मामले में दखल नहीं डालेंगे। तो यही कहा गया धर्म निरपेक्षता। ये शब्द तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। जो धर्म निरपेक्षता है ये बहुत गहरी अवधारणा है। भारत में क्यों धर्मनिरपेक्षता उतना एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि देखिए धर्म का मतलब है, धर्म धीरी धातु से बना है जिसका मतलब है धारण करना। धारण करने का मतलब क्या है, क्या धारण करना, तो इसका मतलब है सद्विचारों को धारण करना। ठीक है, धर्म का मतलब है। और धर्म जो है क्या है, जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ने का काम करता है, तो ये कई, जैसे ईश्वर को मनुष्य से जोड़ने का काम करता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है, और एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने का काम करता है धर्म जो है। तो ये हुआ कि अगर इस धर्म को ही जीवन से निकाल देंगे तो व्यक्ति का जीवन क्या हो जाएगा, दिशाहीन हो जाएगा। और महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि अगर राजनीति से धर्म को निकाल देंगे तो राजनीति जो है अनैतिक हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ धर्म को जो है वो कुछ, मतलब कहा गया सदकर्मों या कर्तव्यों से जोड़ा गया। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं ये पितृ धर्म है, ये पुत्र धर्म है, तो कर्तव्यों से भी जोड़ा गया है। तो इसलिए हमारे धर्म निरपेक्ष की बात नहीं कहिए, पंथ निरपेक्ष कहिए। पंथ का मतलब है कि जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारा अपना क्या है, जो हम मानते हैं, जो विश्वास करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में भी क्या है, कई पंथ हैं, ठीक है, वैष्णव हैं, शैव मत को मानने वाले हैं, फिर कुछ और भी एकेश्वरवाद हैं, अनेकेश्वरवाद हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम पंथ को, पंथ निरपेक्ष हो जाएं, मतलब इन मान्यताओं से राज्य को अलग कर दें, ठीक है। तो पश्चिम की जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है, भारत में उसको हूबहू नहीं स्वीकार किया गया है, उसको एक अलग रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या इसका अर्थ है कि इस पंथ निरपेक्षता का, जिसका आशय, किसका, पंथ निरपेक्षता का आशय है कि राज्य किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं प्रदान करेगा। मतलब राज्य पूरी तरह से धर्म से अलग नहीं कर दिया गया कि दोनों का धर्म अलग अलग है। बस ये कहा गया कि भाई राज्य किसी धर्म को ना तो हतोत्साहित करेगा और ना ही प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। जो धर्म है वो व्यक्ति की व्यक्तिगत मान्यता है या व्यक्तिगत बिलीफ पर आधारित है। राज्य जो है धर्म के साथ समान व्यवहार करेगा, ना तो किसी से दोस्ती ना किसी से बैर के रूप में काम करेगा। यहाँ सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। यानी कि धर्म और राज्य में कोई विरोधाभास नहीं है, बस ये है कि धर्म का उद्देश्य अलग है, राज्य का उद्देश्य अलग है, और राज्य जो है सभी धर्मों को समान महत्व देगा और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। यहाँ पे ये अवधारणा है। तो थोड़ी पश्चिम से अवधारणा अलग हो जाती है।
फिर अगला शब्द है लोकतांत्रिक। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है? तो देखिए लोकतांत्रिक का मतलब क्या है कि इसकी सबसे अच्छी परिभाषा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है लोकतंत्र की। तो उन्होंने कहा है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन। तो इसका मतलब है कि जनता द्वारा, जनता का और जनता के लिए जो शासन किया जाता है वही क्या है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। ठीक है, अब ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, अगर देखा जाए तो ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है ये दो प्रकार की, मुख्य रूप से दो प्रकार की है। पहला है प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। प्रत्यक्ष शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्या है कि व्यक्ति अपने ऊपर स्वयं शासन करता है। ठीक है, अपने लिए नीतियां स्वयं बनाता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में देखा जाता है, सीमित रूप से प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। ठीक है, क्योंकि वहाँ एक परिषद बनती है और उस परिषद के सदस्य क्या होते हैं? क्रमशः प्रधानमंत्री बनते रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है। तो भारत जैसे विशाल जनसंख्या और यूएस जैसे विशाल जनसंख्या में ये पॉसिबल नहीं है कि प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया जाए। तो हम लोग क्या अपनाते हैं? अप्रत्यक्ष। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति प्रतिनिधियों का चुनाव करता है और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करता है? अपने ऊपर शासन करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो हम सांसदों का क्या कर रहे हैं? चुनाव कर रहे हैं, सांसदों का निर्वाचन हो रहा है जनता के द्वारा। तो जनता क्या कर रही है? सांसदों का निर्वाचन कर रही है, और जिस दल के सबसे अधिक सांसद होंगे, जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा, वो सरकार का निर्माण करेगी, मतलब कार्यपालिका का निर्माण करेगी, और वही कार्यपालिका क्या करेगी? समस्त भारतीयों पर शासन करेगी। तो यहाँ पे भारत की जनता अपने ऊपर शासन करने के लिए कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव कर रही है और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ऊपर क्या कर रही है? शासन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे है भारत में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की अवधारणा को स्वीकार किया गया है, जैसे ब्रिटेन में है, जबकि इसका अब देखिए, अब यहाँ पे तो देखा गया कि लोकतंत्र के दो प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। फिर एक दूसरा प्रकार है कि संसदात्मक लोकतंत्र है कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है। ठीक है, तो ये दो हो गया। अब संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि संसद के सदस्यों का चुनाव होता है और संसद के सदस्य अपने में से किसी को प्रधानमंत्री के रूप में क्या करते हैं? चुन लेते हैं, और फिर मंत्रिपरिषद का गठन हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो संसदीय शासन प्रणाली है, यहाँ पे व्यक्ति का निर्वाचन नहीं होता है, यहाँ पे संसद सदस्यों का निर्वाचन होता है, और वो संसद सदस्य अपने में से क्या करते हैं? किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं। जैसे हमारे भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, लेकिन यहाँ पर भी जो चुनाव होता है ना, ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली जैसे ही होता है कि एक व्यक्ति को आगे किया जाता है प्रधानमंत्री के रूप में, और फिर सांसदों को चुनने को कहा जाता है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि सांसदों का चुनाव होना चाहिए, न कि व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए। ठीक है, और वो सांसद मिलके क्या करें? अपने में से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में चुने। ठीक है, तो जैसे एक अमेरिका में क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति क्या करता है? वो अपने को रिप्रेजेंट करता है कि मुझे चुनिए, तो जनता प्रत्यक्षतः उसी को चुनती है। भारत की जनता प्रत्यक्षतः प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करती है, वो एक सांसद का चुनाव करती है, और वो सांसद मिलके क्या करते हैं? प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। लेकिन भारत में क्या है कि डायरेक्ट कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होता है और वो कहता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, सांसदों का चुनाव कीजिए। तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। हम लोग संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें किसका चुनाव होना चाहिए? संसद सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति को सेंट्रलाइज कर दिया जाता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? व्यक्ति ही सेंट्रलाइज होता है और जनता उसी को ही चुनती है, जबकि हमारे यहाँ क्या होता है? जनता संसद सदस्यों को चुनती है। ठीक है, और वो संसद सदस्य मिलकर अपने से क्या करते हैं? प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या अटपटी सी बात है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इसका है, जबकि इसका दूसरा रूप किसका? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का दूसरा रूप क्या है? अध्यक्षात्मक, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ, ठीक है, गवर्नमेंट। तो इसको क्या है? जैसे यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं गणराज्य, रिपब्लिक क्या होता है। देखिए, एक होता है रिपब्लिक और एक होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है? तो चलिए गणराज्य देखते हैं क्या है पहले यहाँ पे। देखिए, तो लोकतंत्र भी दो तरह का होता है। एक होता है लोकतंत्र जो होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है राजशाही वाला, ठीक है, ये राजशाही वाला है जैसे ब्रिटेन में है, और दूसरा होता है गणराज्य जो भारत में है या फ्रांस में है। तो देखिए, जो राजशाही लोकतंत्र का रूप है उसमें क्या होता है कि जो राष्ट्र प्रमुख होता है वो वंशानुगत होता है,
मतलब जो राष्ट्र का प्रतिनिधि करता है वो वंशानुगत होता है। जैसे क्या है ब्रिटेन में क्या है कि राजा या रानी ही, महारानी क्या है, राष्ट्र का प्रमुख होती है और वंशानुगत है, उसी खानदान का व्यक्ति ही होगा। लेकिन भारत को जो राष्ट्र प्रमुख है वो जनता द्वारा क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कौन करता है, जनता करती। जनता प्रत्यक्षता किसको चुनती है, लोकसभा के सदस्यों को चुनती है और विधानसभा के सदस्यों को चुनती है। और जनता अप्रत्यक्षता किसको चुनती है, राज्यसभा के सदस्यों को चुनती है और राज्यसभा के सदस्यों को चुनती है। तो ये जो सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और कौन, निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये मिलके फिर किसका चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला राष्ट्रपति होता है, ये क्या होता है, निर्वाचित होता है। तो जहां पर राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित होता है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही गणतंत्र कहा जाता है, जैसे भारत है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लीजिए। फिर न्याय की बात आती है, जस्टिस। तो जस्टिस क्या है, अब अगर आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में, जस्टिस जो जॉन रॉल्स का है, तो इस तरह से नहीं पढ़ना, हम लोग को बहुत शॉर्ट में जानना है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई, जैसा कि हम लोग देखे हैं। एक सामाजिक न्याय है, दूसरा आर्थिक न्याय है और तीसरा राजनीतिक न्याय है। ठीक है, अब इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है, ये भी याद रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब इसकी थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि सामाजिक न्याय के अंतर्गत क्या है। तो देखिए, सामाजिक न्याय क्या है कि जो सामाजिक स्तर पर सबके साथ समान व्यवहार करते हुए न्याय संगत व्यवहार किया जाएगा और समानता स्थापित की गई। सामाजिक न्याय क्या है, किसी के साथ जाति, रंग, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा समाज में कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं होगा। संविधान ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, रंग, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और समाज में कोई भी वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो यही सामाजिक न्याय है भाई, कि सबको एक धरातल पर रखा जाए, सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। दूसरा आर्थिक न्याय क्या है कि आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक आधार पर समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्थिक आधार पर समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई गरीब नहीं होगा तो उसको, कोई हो सकता है कि अमीर हो तो उसको प्रिविलेज मिले या विशेषाधिकार मिले, ऐसा नहीं है। और कोई गरीब है तो उसको किसी अधिकार से वंचित कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। तो आर्थिक आधार पर समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। अब ये भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, हिंदू मैथोलॉजी में था कि जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें क्या हो गया था, कर्म का निर्धारण कर दिया गया था और जन्म के आधार पर कर दिया गया था। ठीक है, कि ये कर्म तुम करोगे, ये कर्म तुम करोगे, ये कर्म तुम करोगे। तो ये वर्ण व्यवस्था को भारतीय संविधान क्या करता है, अस्वीकार कर देता है और कहता है कि भाई कोई भी इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। प्रत्येक आर्थिक क्रिया सभी व्यक्तियों के लिए क्या है, खुला है। व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो कोई भी आर्थिक क्रियाकलाप कर सकता है और किसी भी प्रकार आर्थिक स्तर पे किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, राजनीतिक न्याय क्या है कि देखिए, इसको क्या है कि जो राजनीति से संबंधित अधिकार हैं वो सभी व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त हैं। जैसे प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे वो दिव्यांग हो, उसको मताधिकार प्राप्त है, मत देने का अधिकार प्राप्त है। और साथ में मतदान मतलब चुनाव में लड़ने का भी अधिकार प्राप्त है, निर्वाचित होने का भी अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो यही है इसका आशय कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, चाहे चुनाव लड़ने की बात हो या मतदान करने की बात हो। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्वों को कहाँ से लिया गया है, 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। तो यहाँ पर याद ये भी रखना है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता का मतलब क्या है, फ्रीडम का मतलब क्या है। तो इसको देखिए, अभी थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। और देखिए, स्वतंत्रता जो होती है ना, इसका मतलब है कि हमारे पास कोई मतलब बाह्य नियंत्रण ना हो। ठीक है, ये तो सीमित परिभाषा हो गई और कोई भी नियंत्रण ना होगा तो फिर अराजकता आ जाएगी। तो स्वतंत्रता भी क्या है, लिमिटलेस नहीं है कि नहीं अल्टीमेट फ्रीडम होना चाहिए, नहीं, इसमें भी युक्त निर्बंधन लगाया है हमारे संविधान में। तो देखिए, स्वतंत्रता का आशय क्या है, इसका आशय है कि किसी व्यक्ति पर कोई रोक टोक या नियंत्रण नहीं रखा जाएगा तथा व्यक्ति अपने विवेक से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि
ये स्वतंत्रता जो है वो मतलब बिना बाधा के है। ठीक है, एक कहावत है ना कि व्यक्ति की स्वतंत्रता उसकी नाक से ही समाप्त हो जाती है। मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ तक है? जहाँ तक उसकी नाक है। मतलब आपकी स्वतंत्रता यहीं तक है जहाँ तक आपकी शरीर है, उसके आगे आपकी स्वतंत्रता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इसका मतलब यही है कि सभी लोग अगर अल्टीमेट फ्रीडम का यूज करने लगे तो फिर फ्रीडम बचेगा नहीं, क्या हो जाएगी? एनार्की आ जाएगी, पूरी अराजकता ही फैल जाएगी। तो यही चीज़ है। अब स्वतंत्रता की अवधारणा को देखा जाए तो स्वतंत्रता की दो तरह की अवधारणाएं हैं। एक क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं। वो क्या है? बाह्य नियंत्रण का अभाव। भाई मेरे ऊपर कोई नियंत्रण न स्थापित करे। ठीक है, जैसे मेरे ऊपर कोई नियंत्रण स्थापित न करे, मैं किसी का नियंत्रण में नहीं हूं। एक तो ये हो गया। तो यहां पे क्या है? निगेटिविटी आ रही है कि मेरे ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? नकारात्मक स्वतंत्रता की बात हो गई। दूसरा क्या है? सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? मुझे वो करने की आज़ादी मिले जो मैं करना चाहता हूं। तो मुझे कुछ करने की आज़ादी मिले, तो ये क्या हो गया? सकारात्मक हो गया कि मैं कुछ करना चाहता हूं। और क्या करना चाहता हूं? जो मेरा अंतःकरण करना चाहता है, जो मेरा दिल चाहता है, जो मेरा मन करता है मैं वो करूं, ऐसी भावना हो, इसको स्वतंत्रता कहते हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज ये है कि ये तो दोनों चीज हो गई कि भाई बाह्य नियंत्रण का पूर्णतः अभाव भी नहीं हो सकता है और सब कुछ करने की स्वतंत्रता भी नहीं दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इससे व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा, अराजक हो जाएगा। तो यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो ये कहे कि मेरी मर्जी हो कि मैं घर में अपने बंद हूं, ये मेरी मर्जी है। कोई दूसरा अगर बंद कर देगा मुझे तो ये मेरी स्वतंत्रता का हनन है और मैं अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ करना चाहूँ। जैसे बहुत बार ऐसा नहीं होता है कि हम लोग देखते हैं कि अभी कोविड-19 पैंडेमिक था तो हम लोग को कहा गया था कि अब घर से बाहर मत निकलिए, कंप्लीटली जो था लॉकडाउन था। तो उसमें क्या होता था कि कई बार ऐसा होता था कि हम दिन भर घर में ही रहते थे, नहीं निकलते थे, लेकिन ये लगता था हम अपने मन से हैं। लेकिन उस समय ये होता था कि हम क्यों नहीं निकल सकते भाई, हम क्यों नहीं सकते। तो होता था ना कि मेरी निकलने की इच्छा है, मैं निकलूं चाहे ना निकलूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये गवर्नमेंट फोर्सफुली हमको क्यों इतना बाउंड किए हुई कि घर से बाहर मत निकलिए। तो ये जो फीलिंग थी ना, ये यही थी कि मैं अपनी इच्छा से भले रुकूं, मुझे दूसरा कोई क्यों रोकेगा। ठीक है, तो यही चीज होता है। तो इसके बीच में अगर हम लोग लेक्चर देते जाएंगे स्वतंत्रता, तो ये भी जितने भी ये प्रेम्बल्स में शब्द यूज किए गए हैं ना, ये बहुत डीप हैं और बहुत इनकी व्याख्याएं होती रहेंगी तो बहुत टाइम चला जाएगा। चलिए अब देखिए, ये प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया जो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, वो क्या है? विचार की है, फिर इन विचारों के व्यक्ति की स्वतंत्रता है, फिर विश्वास की स्वतंत्रता है, फिर धर्म की स्वतंत्रता है और इस उपासना की स्वतंत्रता है। यहाँ स्वतंत्रता असीमित रूप से नहीं प्रदान किया गया है, क्योंकि जब देखेंगे ना कि जो स्वतंत्रता दिया गया है, स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 19 में जो दिया गया है उस पर युक्त निर्बंधन भी लगाया गया है। ऐसा नहीं कि आपको अनलिमिटेड स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं शब्द जो हम लोग का है समानता। इक्वालिटी का क्या मतलब है? तो इसका आशय है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार नहीं होगा। ठीक है, जैसे क्या था कि भारतीय समाज जो था या भारत जो समाज था, ये वर्ण व्यवस्था जो थी, ये वर्ण व्यवस्था में क्या था कि भारतीय समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो 4 वर्णों में क्या था कि जो ब्राह्मण थे इनको विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग माना जाता था। ठीक है, और जो क्षुद्र वर्ग थे इनको माना जाता था कि इनको कोई विशेषाधिकार नहीं है। इनका दायित्व है कि ये 3 ऊपर के 3 वर्ण जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनकी सेवा करें। तो अब संविधान ने कहा कि नहीं, इस प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और समाज का कोई भी वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। सभी व्यक्ति क्या हैं? समान धरातल पर हैं तथा बिना भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान समझा जाएगा। इस संबंध में 3 आयामों को भी स्वीकार किया गया है, जैसे नागरिक, राजनैतिक और आर्थिक समानता कैसे है। ठीक है, 3 आयाम क्या है? नागरिक समानता का क्या आयाम है, डायमेंशन क्या है, राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या आयाम है और आर्थिक स्वतंत्रता का क्या आयाम है। इसको आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा व अवसर की समानता को भी स्वीकार किया गया है। मतलब कौन सी समानता हो? प्रतिष्ठा के समान हो, मतलब सभी लोग क्या हों? एक प्रतिष्ठा के हों, सबकी प्रतिष्ठा समान हो, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की मतलब दुर्व्यवहार न किया जाए और अवसर भी समान मिले सबको। ठीक है, हालांकि इन शब्दों के कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या क्या है। तो पहला यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा
कि मौलिक अधिकारों में के निम्न प्रावधान नागरिक समानता को सुनिश्चित करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखे थे ना कि समानता नागरिक के आयाम के रूप में कैसे है, राजनीतिक आयाम क्या है समानता के, और आर्थिक आयाम क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि नागरिक के रूप में समानता कैसे मिलती है, नागरिक के रूप में समानता के आयाम क्या हैं। तो देखिए क्या है, जो भारत के नागरिक हैं उनको कैसे समानता, उनकी समानता सुनिश्चित की गई। तो पहला अनुच्छेद 14 में क्या किया गया है, विधि के समक्ष समता, मतलब विधि के समक्ष सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे। दूसरा फिर प्रावधान है अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान व मूल वंश के आधार पर निषेध है, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आधार पर, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान व मूल वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव यहाँ पे निषेध किया गया है। तो ये भी समानता ला रही है। फिर अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब अगर कोई लोक नियोजन का कार्य हो रहा है तो सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, कुछ विशेष अवसर सेवाएं हैं जिनके लिए विशेष स्किल या एजुकेशन की डिमांड राज्य कर सकता है या शर्तें रख सकता है। तो हम लोग बहुत अच्छे से इसका डिस्कशन आगे करेंगे। फिर क्या है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता क्या है कि एक ऐसी अमानवीय स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को छूने से भी मना कर दिया जाता है, ठीक है। हालांकि कानून वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से और कानूनी रूप से ये अस्पृश्यता हमारे संविधान द्वारा मना कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में इसकी प्रैक्टिस मिलती है और सुनाई पड़ती है। फिर है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। जैसे अंग्रेज क्या होते थे कि नाइटहुड की उपाधि देते थे, सर की उपाधि देते थे, ठीक है। तो इससे भाई समाज में प्रतिष्ठा उनको मिलती थी, जिनको प्राप्त होती थी, तो वो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग हो जाते थे। तो भारत में क्या किया गया, उपाधियों का अंत किया गया है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, इस तरह की उपाधियाँ मिलती हैं। और शिक्षा में भी कई उपाधियाँ मिलती हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, उपाधियों का अंत हुआ है कि नहीं हुआ है, इनकी क्या स्थिति है, जब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 18 मौलिक अधिकार, ठीक है। यहाँ पे बस शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। फिर क्या है, राजनैतिक समानता सुनिश्चित करने वाले कौन कौन से उपबंध किए गए हैं। तो इसमें तो यही है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं किया जाएगा, मतलब उसको अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो भाई ये चीज़ है कि किसी व्यक्ति को मतदान देने से नहीं रोक सकते। किस आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे या वर्ग के आधार पे। फिर क्या है, कोई भी व्यक्ति जो उस क्राइटेरिया को फॉलो करता हो, वो लोकसभा अथवा विधानसभा के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान किया गया है। तो निर्वाचन में भाग ले सकता है और निर्वाचन पद्धति में भी भाग ले सकता है, मतलब निर्वाचित कर सकता है और निर्वाचित हो सकता है, दोनों चीज़ें। तो यह राजनीतिक समानता सुनिश्चित की गई है। और आर्थिक समानता कैसे सुनिश्चित की गई है, जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उसमें अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि सभी महिलाएं तथा पुरुषों को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। तो यहाँ पे भी समानता स्थापित की गई है कि भाई किसी महिला और पुरुष के साथ भेदभाव न किया जाए, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। तो ये आर्थिक समानता सुनिश्चित की गई है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं आगे, बंधुत्व का क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका आशय है भाईचारे की भावना। संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, भाईचारा मतलब सभी क्या हैं, भाई बहन है। जैसे होता था ना कि हम लोग जो प्रेज होती थी उसमें ये होता था कि सभी लोग भाई बहन हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित किया गया है। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा, जैसे व्यक्ति का सम्मान व देश की एकता व अखंडता, ठीक है। व्यक्ति का सम्मान तो होगा ही होगा, देश की एकता अखंडता भी क्या होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। तो बंधुत्व की भावना में यही है। अब देखिए, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का जो आदर्श लिया गया है, ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। 1789 टू 1799 में जो हुई थी फ्रांस की क्रांति, वहाँ से लिया गया। कौन, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। अब एक शब्द यहाँ पर भी है, अखंडता। इस शब्द को भी किससे जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम
1976 द्वारा इस शब्द को भी जोड़ा गया। तो कौन कौन शब्द हो गया? एक तो समाजवादी हो गया, दूसरा पंथ निरपेक्षता हो गया और तीसरा अखंडता हो गया। इन तीनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, फिर प्रस्तावना का महत्व क्या क्या है? हमारा अगला टॉपिक है प्रस्तावना का क्या महत्व है। तो प्रस्तावना में संपूर्ण भारतीय संविधान की झलक प्राप्त होती है। ये क्या है? ये एक ऐसी खिड़की है प्रस्तावना जिसके माध्यम से हम संपूर्ण संविधान का दर्शन प्राप्त करते हैं, या कहा जाए कि यह एक ऐसी समरी है जो पूरे संविधान को निचोड़ के अपने अंदर रखे हुए है। ठीक है, तो उसी को कई विद्वानों ने कहा है कि संविधान की आत्मा है। ठीक है, प्रस्तावना में संपूर्ण भारतीय संविधान की झलक प्राप्त होती है क्योंकि प्रस्तावना उन्हीं आधारभूत दर्शन एवं राजनैतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख करती है जो संविधान के आधार हैं। मतलब देखा जाएगा ना तो संविधान की जो प्रस्तावना है उन्हीं शब्दों की प्राप्ति के लिए, आदर्शों की प्राप्ति के लिए पूरे संविधान में व्याख्या की गई है। ठीक है, मतलब संविधान के जितने भी प्रावधान किए गए हैं वो क्या है? प्रस्तावना को प्राप्त करने के लिए ही किए गए हैं। इसमें प्रस्तावना में क्या है? इसमें संविधान सभा के उद्देश्यों को समाहित किया गया है। मतलब जो संविधान सभा थी, जिन उद्देश्यों को लेकर बैठी हुई थी संविधान सभा, ठीक है, उन उद्देश्यों को क्या हुआ था? इसी प्रस्तावना के माध्यम से समझा जा सकता है कि हमारी संविधान सभा का क्या उद्देश्य रहा होगा। ठीक है, या संविधान सभा ने किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संविधान का निर्माण किया, उसकी झलक हमें कहाँ मिलती है? प्रस्तावना में मिलती है। इसी कारण संविधान की कुंजी कहा जाता है किसको? प्रस्तावना को, कि ये संविधान का क्या है? कुंजी है। मतलब संविधान रूपी ताले को खोलना है तो प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, संविधान को आप समझ जाएंगे, संविधान रूपी ताला क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो ये तो हम लोग देखें संविधान की महत्व के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं संविधान की स्थिति क्या है। ठीक है, संविधान में प्रस्तावना की स्थिति क्या है, प्रस्तावना का प्रेजेंट क्या है इस समय। देखिए, तो संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, तो सबसे पहले एक केस आता है इनरी बेरुबारी 1960 में, एक वाद आता है। ठीक है, अब इस वाद में क्या है? इस वाद में यह स्वीकार किया कि, कौन स्वीकार किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है तथा जहां संविधान की भाषा संदिग्ध व अस्पष्ट है वहां उद्देश्य का, मतलब प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के उद्देश्यों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। मतलब अगर संविधान में कहीं भी अस्पष्टता आती है या उसकी भाषा संदिग्ध है तो हम उद्देशिका को पढ़कर ये समझ सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस प्रावधान को किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शामिल किया है। ठीक है, ये सब कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी क्या कहा? इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यद्यपि उद्देश्य का संविधान का प्रेरणा स्रोत भले हो किंतु यह संविधान का भाग नहीं है। तो याद रखिएगा, इनरी बेरुबारी केस में यह कहा गया है। ठीक है, इनरी बेरुबारी केस में अब किसी में पूछ भी सकता है कि किस केस में या वाद में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया, तो याद रखिएगा। फिर इसके बाद एक केस आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और आपको ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद है ये आगे भी कई जगह आएगा और उस माध्यम से भी हम लोग इसको फिर देखेंगे। तो इस वाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय क्या किया था? बताया था। और जो ये पहले का निर्णय था ना, इसमें संशोधन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए क्या क्या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पहला तो उसने कहा कि उद्देशिका संविधान का एक भाग है। अब देखिए यहाँ इंदू बेरुबारी में क्या हुआ था कि संविधान का भाग नहीं है, तो इसको संशोधित कर दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा इसका वही महत्व है जैसा कि अन्य उपबंधों का है। संविधान की जो अन्य उपबंध हैं उसका जैसा महत्व वैसी उद्देशिका का भी क्या है? महत्व है। तो ये पहला तो सेंटेंस ये था। दूसरा क्या कहा उसने? उद्देशिका संविधान के निर्वचन में मुख्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। मतलब मुख्य भूमिका किसकी है? निर्वचन में। अगर संविधान में कहीं डाउट हो रहा है, कुछ क्लियरिटी नहीं है, ठीक है, या अस्पष्टता नहीं है, संदिग्ध है कोई भाषा, तो हम उद्देशिका के माध्यम से उसको क्या कर सकते हैं? स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये दूसरी बात थी। तीसरी बात क्या कहा था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने? उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है। मतलब उद्देशिका न्यायालय में इसको जाके लागू नहीं कराएंगे कि नहीं भैया उद्देशिका में ये कहा गया तो इसको लागू कर दो।
उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर न्यायालय से कोई निर्णय नहीं प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, कि उद्देशिका के आधार पर आप चले जाइए कि निर्णय प्राप्त करना है कि नहीं, जैसे कि हम लोग मूल अधिकार में कर लेते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं, न्यायालय के माध्यम से लागू करा सकते हैं। लेकिन ठीक विपरीत नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो वाद योग्य नहीं है, मतलब उसके आधार पर हम कोई नहीं काम नहीं करवा सकते। ठीक है, तो उसी तरह से उद्देशिका के आधार पर हम कोई निर्णय नहीं लागू करवा सकते न्यायालय में जाके। फिर ये चौथा बात क्या हुआ, उद्देशिका में भी उसी प्रकार संशोधन किया जा सकता है जैसा कि संविधान के अन्य उपबंधों में किया जा सकता है, परंतु संविधान के मूल ढांचे को अक्षुण्ण बनाए रखना होगा। तो पहली बार संविधान के मूल ढांचे की बात कब की गई थी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में की गई थी। फिर मिनर्वा मिल में जाके मूलभूत ढांचे को स्पष्ट किया गया कि क्या क्या मूलभूत ढांचा है। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो दो केस यहाँ पे आया, इंद्री बेरुबारी केस और दूसरा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, तो ये चीज़ है। फिर एक आता है वाद, SR बम्बई वाद आता है 1994 में। इसमें क्या होता है कि जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे रामास्वामी, उन्होंने प्रस्तावना को लेकर क्या कहा, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय एवं न्यायिक पुनरावलोकन इत्यादि सब संविधान की मौलिक संरचना का क्या है, हिस्सा है। यानी कि इस केस में जाकर थोड़ा सा इन्होंने बताया था कि संविधान की जो मौलिक संरचना है वो क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, तो दो केस को याद रखना है, किसको, इंद्री बेरुबारी केस को याद रखना है और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को याद रखना है। हालांकि ये जो जस्टिस रामास्वामी ने एक वक्तव्य दिया था उसमें इन्होंने बताया था। फिर देखिए प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया, 42वां संविधान संशोधन कब लाया गया था, 1976 में कांग्रेस की सरकार थी। और इस सरकार ने क्या किया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि प्रस्तावना की क्या स्थिति है। अब हम लोग का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, वो यही है कि जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके आधार पर कुछ प्रश्नों को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अध्ययन आधारित प्रश्न, मतलब जो हम लोगों ने अध्ययन किया है उसके आधार पर प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का उपबंध नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे सुधार लीजिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का उपबंध नहीं किया गया है या उस स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है, इसको लिख लीजिएगा, का उपबंध नहीं किया गया। तो पहला है विचार की स्वतंत्रता, दूसरा है धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है विश्वास की स्वतंत्रता और डी है राजनैतिक स्वतंत्रता। तो इसमें से आप सोचिएगा कौन नहीं है इसमें से, तो ये इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर दूसरा देखते हैं, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है, इसको लिख लीजिएगा, हिस्सा है। ठीक है, तो पहला है सज्जन सिंह वाद में, दूसरा है इंद्री बेरुबारी वाद में, तीसरा है गोलकनाथ वाद में और चौथा है केशवानंद भारती वाद में। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये आज हम लोग का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग की टॉपिक की शुरुआत होगी, प्रस्तावना तो आज देख लिए, नागरिकता से होगी। ठीक है, तो नागरिकता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे।